हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है साम्राज्यवाद पर एक निबंध लिखें। दोस्तों, आप लोगों को साम्राज्यवाद के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना है एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। देश के नियंत्रण क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राज्य अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। साम्राज्यवाद का विज्ञान समस्त सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया था। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ वहाँ साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने साम्राज्यवाद की क्रांति की पूर्ण वेलना माना है। चार्ल्स ए वाइडे के अनुसार सभ्य राष्ट्रों के कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है साम्राज्यवाद की परिभाषा। परमल एवं पाकिंस का कहना है कि साम्राज्यवाद की कोई सटीक परिभाषा करना तकरीबन नामुमकिन है। वे कहते हैं कि साम्राज्यवाद की विवेचना और उसकी पैरवी की जा सकती है, उसके लिए मरा जा सकता है, किंतु इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। मैरिज गुलसबॉन के अनुसार साम्राज्यवाद साम्राज्य बनाने, संगठित करने तथा उसकी देखभाल की नीति है, अर्थात एक विशाल आकार का राज्य जो कमोबेश अनेक विशिष्ट राष्ट्रीयताओं का संग्रह होता है, किंतु जिस पर एकल केंद्रीकृत सत्ता का नियंत्रण हो। तो दोस्तों, ये हमारी पहली डेफिनेशन है जो कि मैरिस के द्वारा दी गई है। अब दूसरी डेफिनेशन है हमारी चार्ल्स ए वाइडे ने लिखा है कि क्षेत्र प्रोटेक्टर तथा प्रभाव हासिल करने के लिए सरकारी और कूटनीतिक जरियों के इस्तेमाल का नाम ही साम्राज्यवाद है। हमारी तीसरी डेफिनेशन है पी.टी. मून ने साम्राज्यवाद की सटीक किंतु संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार की है कि साम्राज्यवाद का अर्थ है गैर यूरोपीय देशों पर यूरोपीय देशों का जो आपस में एक दूसरे से निरंतर भिन्न थे आधिपत्य। इस तरह मून की परिभाषा में ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि साम्राज्यवाद एशिया और अफ्रीका के काले लोगों पर यूरोपियनों का आधिपत्य का नाम था। ये यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ समझते थे तथा मानते थे कि औपनिवेशिक सत्ता श्वेत लोगों के ऊपर एक बोझ है। हालांकि बियोडे ने साम्राज्यवाद की परिभाषा से आर्थिक कारणों को खारिज कर दिया
है। फिर भी साम्राज्यवाद का इतिहास दर्शाता है कि पश्चिमी देशों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के पीछे आर्थिक शोषण ही मूल आकर्षण रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में डेफिनेशन देनी है। दोस्तों डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3-4 बताई हैं, तो ये 3-4 डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैंने आपको जितने भी थिंकर्स के नाम बताए हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोग प्लीज़ इन नेम्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा और इन डेफिनेशंस को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद के कारण। तो बेसिकली साम्राज्यवाद के क्या क्या कारण रहे हैं, किस वजह से साम्राज्यवाद किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अतिरिक्त पूंजी का होना। औद्योगिक क्रांति के प्रमाण स्वरूप यूरोप के देशों में धन का अत्यधिक संचय हुआ। इस अतिरिक्त संचित पूंजी को यदि वही यूरोपीय देशों में पूर्ण लगाया जाता तो लाभ बहुत कम मिलता, जबकि पिछड़े हुए देशों में श्रम सस्ता होने से और प्रतियोगिता शून्य होने से अत्यधिक लाभ की संभावना थी। इसी कारण पूंजी को उपनिवेशों में लगाने की होड़ प्रारंभ हुई। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कच्चे माल की आवश्यकता। यूरोपीय देशों की अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल और अनाज की ज़रूरत थी, जैसे कपास, रबर, टीन, जूट, लोहा आदि। अंततः औद्योगिक देश औपनिवेशिक प्रसार में लग गए, जहां से उन्हें सुगमतापूर्वक सस्ते दामों में ये कच्चा माल मिल सके। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है बाजार की आवश्यकता। औद्योगिक देशों को अपने निर्मित माल की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी। ऐसे में नए बाज़ारों की खोज के तहत उपनिवेश बनाए गए। अब ये कहा जाने लगा कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करने वाले राज्यों का अपना औपनिवेशिक साम्राज्य होना चाहिए, जहां मनमाने ढंग से एकाधिकार की स्थिति में अपना माल बेचा जा सके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है तकनीकी विकास। यूरोप में हुए तकनीकी विकास ने रेलवे, डाक तार, टेलीफोन आदि के माध्यम से देश और काल में अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। नवीन संचार संसाधनों के जरिए उपनिवेशों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव हो पाया। इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर यातायात के साधनों के विकास को लेकर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। तो दोस्तों ये है हमारा 4 कारण। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कारण की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की अधिकता। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती हुई जनसंख्या ने औद्योगिक देशों को चिंता में डाल दिया। इस बढ़ती आबादी से रोजगार और अवसर की समस्या पैदा हुई। इस समस्या के समाधान के रूप में ये विचार दिया गया कि उपनिवेशों की स्थापना कर वहां सैनिक शासकीय अधिकारियों के रूप में लोगों को बसा दिया जाए। दोस्तों ये है हमारा 5वां कारण। दोस्तों हमारा 6ठा कारण है राष्ट्रीय गौरव की स्थापना। कुछ यूरोपीय देश जिनका औद्योगिक आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम था, फिर भी उन्होंने औद्योगिक विकास के विस्तार में रुचि दिखाई, जैसे इटली और रूस। वास्तव में इन देशों ने राजनीतिक उद्देश्यों से परिलक्षित होकर राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करने के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। इटली ने अपना राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने के लिए लीबिया पर अधिकार कर लिया, तो मिस्र में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। दोस्तों ये हमारा 6 कारण है। अब बात करते हैं हमारे 7 कारण के बारे में, जो कि है ईसाई मिशनरियों की भूमिका। यूरोपीय ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के उद्देश्य से औपनिवेशिक विस्तार को जायज़ ठहराया। इस संदर्भ में इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसने अफ्रीका में जिम्बेजी और कांगो नदी क्षेत्रों की खोज कर अफ्रीका में ईसाई धर्म के प्रचार के साथ अपने देश के राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न किए।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद के साधन। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई एंड उसके बाद मैंने आपको साम्राज्यवाद के कारण बताए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साम्राज्यवाद के साधन के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से साधन हैं, कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा साम्राज्यवाद हासिल किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से निबंध लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है साम्राज्यवाद से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको यही सारे पॉइंट अपने एग्जाम के अंदर मेंशन करने होंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम हमारे इस वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्गेंथो के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 3 प्रकार के साम्राज्यवाद हैं तथा अपने लक्ष्य के अनुसार भी 3 प्रकार के साम्राज्यवाद होते हैं। उसी प्रकार साम्राज्यवादी नीतियों के साधनों में भी 3 प्रकार की विभिन्नताएं स्थापित करनी चाहिए। इन साधनों को मुख्यतः सैनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में तो सैनिक साम्राज्यवाद सैनिक विजय लक्षित करता है। आर्थिक साम्राज्यवाद अन्य लोगों का आर्थिक शोषण तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार की संस्कृति का दूसरी संस्कृति द्वारा हटाया जाना लक्षित करता है, परंतु ये सब सदा एक ही साम्राज्यवाद लक्ष्य के साधन के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली साम्राज्यवाद हासिल करने के 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है सैनिक साम्राज्यवाद, दूसरा है आर्थिक साम्राज्यवाद और तीसरा है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। दोस्तों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि पॉइंट्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है सैनिक साम्राज्यवाद। सैनिक साम्राज्यवाद साम्राज्य निर्माण का सबसे स्पष्ट और प्राचीन तथा दमनकारी तरीका है। सैनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। आधुनिक युग में हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 14वें तथा कई दूसरे शासकों ने सैनिक विजय के इस साधन का उपयोग किया था। एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के दृष्टिकोण से इस पद्धति का लाभ ये है कि सैनिक विजय के फलस्वरूप जो नई शक्ति संबंध स्थापित होते हैं उन्हें पराजित राष्ट्रों द्वारा भड़कते हुए अन्य युद्धों द्वारा ही बदला जा सकता है और इस युद्ध में सफलता ही संभावना प्राय उस पराजय राष्ट्रीय की उतनी नहीं होती जितनी साम्राज्यवादी राष्ट्र की होती है। साधारणतः इस भांति के साम्राज्य निर्माण में युद्ध का अत्यधिक महत्व है। सिकंदर, नेपोलियन एवं हिटलर सभी ने साम्राज्यवादी निर्माण में युद्ध का सहारा लिया। ये ठीक है कि जहाँ युद्ध से साम्राज्य का निर्माण होता है तो युद्ध में पराजय से साम्राज्य का विघटन भी हो जाता है। जैसे नाजी जर्मनी ने अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध आरंभ किया था, परंतु इस प्रक्रिया में उसने अपनी शक्ति खो दी तथा यहाँ तक कि वह दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों का स्वयं शिकार भी बन गया। सैनिक साम्राज्यवाद को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि सैनिक बल से कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर तब तक शासन कर सकता है जब तक कि एक अन्य राष्ट्र शासन कर रहे राष्ट्र को पराजित नहीं कर देता तथा उस राष्ट्र को अपने शासन क्षेत्र से शामिल नहीं कर लेता। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 पॉइंट मेंशन किए हैं जिनके ज़रिए मैंने आप लोगों को सैनिक साम्राज्यवाद बताने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आर्थिक साम्राज्यवाद। कमज़ोर तथा निर्धन राष्ट्रों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना साम्राज्यवाद का सबसे तर्कसंगत साधन है। मार्गेंथो के शब्दों में आर्थिक साम्राज्यवाद क्रम, क्रूरता
और सामान्यतः सैनिक प्रणाली से कम प्रभावकारी है तथा एक तर्कसंगत साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करने का आधुनिक युग का उत्पादन है। आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति की आम विशेषताएं दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक नियंत्रण प्राप्त करना है। आर्थिक संसाधनों द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति दूसरे राष्ट्रों की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीतियों पर नियंत्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए मध्य अमेरिकी गणतंत्र सभी संप्रभुता संपन्न राज्य हैं, परंतु बहुत सीमा तक उनका आर्थिक जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर निर्भर होता है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन देशों पर नियंत्रण संभव हो जाता है। ये राष्ट्रीय कोई भी ऐसी नीति, चाहे घरेलू नीति हो या विदेशी नीति, लंबे समय तक लागू नहीं रख सकते जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका को आपत्ति हो। आर्थिक साम्राज्य आज के इस मशीनी तथा पूंजीवादी विस्तार के युग के अनुरूप ही है। इसका आधुनिक विलक्षण उदाहरण डॉलर साम्राज्यवाद है। तेल कूटनीति भी आर्थिक साम्राज्यवाद का ही एक प्रकार है। विदेशी निवेश, आर्थिक सहायता, ऋण, बहुराष्ट्रीय निगम, व्यापार तथा तकनीकी एकाधिकार और दूसरे ऐसे साधनों द्वारा धनी तथा शक्तिशाली देश तथा राष्ट्रीय एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका, जिन्हें आम भाषा में तीसरा विश्व कहा जाता है, के निर्धन राष्ट्रों पर आर्थिक साम्राज्यवाद ही लागू कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय जो आर्थिक सहायता तथा ऋण अविकसित राष्ट्रों को दे रहे हैं, उनके पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य उनकी अर्थव्यवस्था का नियंत्रित करना तथा प्रमाण स्वरूप उनकी अतिरिक्त तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियों पर नियंत्रण करना है। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आपको आर्थिक साम्राज्यवाद के बारे में बताया। दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। सैनिक साम्राज्यवाद शक्ति संबंधों को सैनिक विजय द्वारा उलट पुलट कर रख देता है तथा आर्थिक साम्राज्यवाद इसकी प्राप्त आर्थिक नियंत्रण द्वारा करता है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद यथापूर्व स्थिति को बदलने का प्रयत्न करता है तथा शक्ति संबंधों को मानव के मस्तिष्क पर नियंत्रण के द्वारा उलटने का प्रयत्न करता है। इसका उद्देश्य अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता, विचारधारा तथा साम्राज्यवादी शक्ति की जीवन शैली से दूसरे राष्ट्रों के व्यक्तियों के मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद साम्राज्यवादी शक्ति की संस्कृति तथा विचारधारा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा प्रचार द्वारा दूसरों को प्रभावित करके राज्य की शक्ति को मनोवैज्ञानिक साधन द्वारा विस्तृत करने का एक विलक्षण तथा सूक्ष्म साधन है। साम्राज्यवाद के इस साधन में ना तो सैनिक शक्ति का प्रयोग होता है, ना आर्थिक दबाव का, परंतु साम्राज्यवाद के लक्ष्य की प्राप्ति का ये सबसे अधिक और प्रभावशाली स्थायी सफल साधन है। तो दोस्तों, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोगों को खुद से प्रिपेयर करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है गाइस। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है बिकॉज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर था, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। एंड मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए मैंने कोशिश की कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स कवर करा सकूं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे एंड इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड येस गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।